दोस्तों, पत्नी के झूठे केस से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आपके परिवार को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी क्लियर होगी सारी चीज़ें। और ये बहुत वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। और कोई नया व्यूअर आता है हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलते हैं जो काम आते हैं, कीमती होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अब रूटीन में पुलिस भी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी पत्नी का। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे किसी भी कारण से थाने पे जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना चाह रही है, एफआईआर दर्ज कराना चाह रही है, अब वो जाकर के ये बोलती है कि भाई आपने दहेज की मांग करी या क्रुएल्टी करी, मारपीट करी, घर से निकाल दिया, आपके परिवार वालों ने ये सब कुछ किया आपके साथ में मिलकर के, आपके और अन्य रिश्तेदारों को भी नाम उसमें लिख देती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस दिए पुलिस को कि अगर 498 है 406 जो कि वर्तमान में 85 हो गया है हमारा दहेज प्रताड़ना का मामला और 86 में उसकी डेफिनेशन है, और जो सामान से रिलेटेड है 406 वो हो चुका है 316 का सबसेक्शन 2। तो यानी 85, 86 और 316 दो में कोई मामला आपके पास आता है पुलिस के पास नए कानून बीएनएस के अंदर, तो उस कंडीशन में भी सबसे पहले तो उसकी कंप्लेंट आपको ले लेनी है। रूटीन में आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, सख्त डायरेक्शन है और इस गाइडलाइन को पुलिस को फॉलो करना ही है। तो पहली चीज क्या करेगी फिर पुलिस ये करेगी कि पुलिस अब आपको फोन करेगी, सूचित करेगी कि देखो ऐसा है, आपकी वाइफ ने एक रिपोर्ट आपके खिलाफ महिला थाने में दर्ज कराई है, आप लोग आ जाइए। जाहिर सी बात है, मैं आप लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका, आपके माँ बाप का, आपकी बहन का, आपके जीजा का, इन लोगों का नाम भी उसमें इंटर किया जा सकता है, लिखवाया जा सकता है। क्योंकि सामने वाला जब किसी वकील के जरिए एप्लीकेशन लिखवाएगा तो वो जितना ज़्यादा लोगों को बढ़ा सकता है उतना बढ़ाने का कोशिश करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है फॉलो करना गाइडलाइंस को, पुलिस की मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार वो एफआईआर नहीं काट सकते रूटीन में। अब इस तरीके के मामले में क्या करेंगे, सूचित करेंगे, आपको बुलाएंगे। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है, यानी आपका मन यहाँ पे होना चाहिए तैयार कि यार मुझे मेरी वाइफ को लेकर के आना है वहाँ जा कर के, या मैं उससे तलाक चाहता हूँ। ये चीज़ पे आप क्लियर हो जाओ पहले, और थोड़ा सा उसी नज़रिए से आप बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो बात है वो बाद में होना चाहिए। सबसे पहले तो आप जाएंगे और मामले को देखेंगे, भाई क्या तो रिपोर्ट दर्ज करा दी, क्या एलिगेशन लगा दिए, उसके डिफेंस में हमें सारी पॉजिटिव बातें बतानी है अपनी। शादी साहब बहुत सिंपल तरीके से की, कोई दहेज नहीं लिया, अच्छे से रखा हमने हमेशा, ये बिना किसी रीज़न के, विदाउट एनी रीज़न घर छोड़ के गई है और फला समय से गई हुई है। इतना समय हो गया, फॉर एग्जाम्पल 4 महीने हो गए साहब, ये साल भर हो गया। कई बार देखने को मिलता है साल भर, 2 साल भर गुजरने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराती है पत्नियां। तो वो टाइम बताएं आप कि भाई इस महीने में गई थी, रिपोर्ट आज करा रही है। इसका मतलब साफ बात है, अगर कोई घटना मैं उस समय करता तो उसी समय रिपोर्ट दर्ज करा देती, आज क्यों करा रही है सर? सिंपल सी बात है, ये मेरे परिवार पर और मुझ पर प्रेशर बनाना चाह रही है, इनको पैसे चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं आप ये बता सकते हैं। आपने कभी कोई उसके साथ क्रुएल्टी नहीं की, ना ही डिमांड की, ये हो गई बात। फिर भी आप दोनों को अवसर देगी पुलिस। पुलिस का बुलाने का मकसद ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से उनको बुलाओ, मीडिएशन कराओ। अब मीडिएशन में आपको दोनों को कन्विंस करने की कोशिश करनी है। किसको? पुलिस को। आपको भी समझाएगा, लड़की को भी समझाएगा, लड़के को भी समझाएगा और सेटलमेंट की तरफ लेके जाएगा। पुलिस का कोशिश जो है ना, वो सेटलमेंट क्या करना है, या तो तुम दोनों साथ में रहने के लिए तैयार हो जाओ, ये सेटलमेंट करना चाहते हैं वो, या फिर तुम दोनों राजी खुशी से तलाक ले लो, एफआईआर दर्ज मत कराओ, ये सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास उस समय है जब आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ एफआईआर को दर्ज करवाने का प्रयास किया, शिकायत थाने पे दे दिया। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तब भी ये चीजें कराएगी, तब भी आपके पास मौका है। तो जरूरी नहीं है कि साहब अब एफआईआर दर्ज हो गई तो कुछ नहीं होगा, नहीं। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आप दोनों अगर एग्री करते हैं किसी एक पॉइंट पे, साथ में रहना, तलाक देना, दोनों में से जो भी आपको उचित लग रहा है, उस कंडीशन पे पुलिस आपको कोऑपरेट करेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो वो जगह है जहाँ पे आप, अगर आप चाहते हो कि यार कोर्ट कचहरी में ना पढ़ें
और ज़्यादा विवाद ना हो, तो मेरी राय यही है कि ये जो थाने पे तुम दोनों को बुलाया है, यहाँ पे आप नेगोशिएट करो, डिस्कशन करो, जेन्युइन अगर उसकी डिमांड है तो फुलफिल कर दो। जितना आपकी बस की है, जितना आप कर सकते हो उतना करने के लिए आप एग्री कर जाओ कि देखो इतना दे सकता हूँ मैं, बाकी फिर अगर नहीं होती समझ में बात तो कोर्ट कचहरी में देख लेंगे, फिर तो वही बोलना पड़ेगा आपको। अगर वो बिल्कुल ही डिमांड है उसकी इतनी हाई फाई आप फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हो, बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे सेटलमेंट करो, तलाक ले रहे हो दोनों साथ में तो सेक्शन 13B का आप आवेदन कर दो अगर आप हिंदू हो तो, और मुस्लिम हो तो काजी के जरिए आपका तलाक हो जाएगा खुला। दोनों के लिए बात आ गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपने कर लिया तो आपका पैसा बच गया आगे वकील को देने से, और मेंटल पीस भी, समय भी आपका बच गया। तो आप इस चीज़ को समझेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आखिर में होना भी यही है, जब आप निष्कर्ष तक पहुँचोगे। तो आगे बताता हूँ मैं क्या होता है। कोशिश कर ली पुलिस ने कि भाई आप दोनों सेटलमेंट करते हो, लेकिन नहीं हो रहा। अब इससे आगे बढ़ेगा मामला। जब सेटलमेंट नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है मजबूरी में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि देखो जो वाइफ है जबरदस्ती इनोसेंट लोगों के नाम इन्वॉल्व कराती है, क्योंकि राजेश शर्मा वाले मामले के अंदर 85% ऐसे केसेस थे जो नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार फॉल्स पाए गए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि अगर कोई व्यक्ति जिसको जबरदस्ती मुलजिम बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो गहनता से आपको जांच करनी है, और उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उनका नाम हटाया जाए। तो एज ए रूटीन में अब जो प्रक्रिया हो रही है फॉलो, उसमें माता पिता उसके सभी रिश्तेदार के नाम पुलिस निकाल देती है। केवल चार्जशीट किसके विरुद्ध आती है? हस्बैंड के विरुद्ध आती है। गिरफ्तारी की बात यह है कि गिरफ्तारी के लिए भी आप ही जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी, वर्ष 2013-14 का जजमेंट है वो, जिसमें कि भाई 7 साल तक की सजा के मामलों में गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो तो गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो आपका जो मामला है वो तो 3 साल तक की सजा वाला है, जिसमें 3 साल तक की सजा आपको हो सकती है। लेकिन साबित किसको करना पड़ेगा? जो एलिगेशन लगा रहा है। लिख देने से, कंप्लेंट में कुछ भी बात बक देने से कोर्ट नहीं मानती। वो चीजें कोर्ट में आकर के साबित करना पड़ेगी। सिर्फ पति का ये कहना कि मैं तो निर्दोष हूं, साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, पर्याप्त है। उसको साबित करना है जो वो कह रही है, मेरा इतना पर्याप्त है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि साहब मेरे साथ इसने कुछ किया। अगर मैं ये कहता हूं मेरे साथ इसने किया है, वैसा किया, ऐसा किया, ये टॉर्चर करती थी, तो ये मुझे साबित करना है। लेकिन मुझे तो डिफेंस करने की जरूरत है। 498A ना कर दिया उसने, ठीक है मैं डिफेंस करूंगा, मैं निर्दोष हूं। अब उससे सवाल जवाब होंगे जब वो बात की बात है, मैं आगे बताता हूं इस वीडियो के अंदर। तो कुल मिलाकर के जो वो कह रही है वो उसको साबित करना है कोर्ट में। मान लीजिए सेटलमेंट नहीं होता, फेल होता है, एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आवश्यकता नहीं है तो गिरफ्तार ना करे 7 साल तक की सजा वाले मामलों में। लेकिन अब नया कानून जो पास हुआ है हमारा BENSS, उसमें तो लिख दिया लॉ के अंदर ही 173 सबसेक्शन 3 क्लोज के अंदर 3 में कि अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा का मामला है, तो पुलिस मामले के हिसाब से देख ले कि भाई रिपोर्ट दर्ज करनी है नहीं करनी। 14 दिन की जांच, 15 दिन की जांच वो खुद कर सकती है पुलिस, यानी बिना रिपोर्ट को दर्ज करे। अन्य और दूसरे मामले, हस्बैंड वाइफ के मामला भी छोड़ो, एनी मैटर जो 7 साल तक की सजा तक का है, 3 से 7 साल तक की सजा का मामला है, ऐसे मामले के अंदर लो बना दिया साहब। रूटीन में एफआईआर दर्ज नहीं करके पहले जांच कर सकती है वो, लगता है तो फिर एफआईआर दर्ज करेगी। और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो है, जो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अरनेश कुमार वाला, 7 साल तक के मामलों में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है तो गिरफ्तार ना करें। गिरफ्तार करते हो तो रीजन बताना पड़ेगा। साहब ये भाग रहा था, ये देखो प्रूफ हमारे पास, हमने भागते हुए को पकड़ा है, ये तो कोई रीजनेबल रीजन हुआ। हवा में लिख दिया साहब भागने की आशंका थी। अरे भाई क्यों थी आशंका, ये तो बता। तो पुलिस अब आपको पत्नी के झूठे केस के मामले में गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके अलावा जो नया कानून लागू हुआ है वो 35 हो गया है। पहले 41A CRPC का नोटिस मिलता था, अब आपको 35 सेक्शन 35 BENSS का नोटिस मिलेगा, 35(3) का। तो आप ये जान लीजिए कि जब भी आपको इस प्रकार का नोटिस मिलता है तो उसके हमें फॉलो करना चाहिए नियम को, यानी हमें डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए। पुलिस बुलाती है, जाना चाहिए, अपना पक्ष अपन को रखना है। गिरफ्तारी की कोई टेंशन नहीं है, नोटिस मिल चुका है आपको। अब क्या होगा, पुलिस जब उसकी आपकी तरफ से, पत्नी की तरफ से एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसके बयान ले लेगी,
उसके जो गवाह है उनके बयान ले लेगी, आपसे सामान मंगा लेगी, जो भी सामान उसका है वो प्राप्त कर लेगी। अब जब सामान ही आ गया और मामला इतना बढ़ गया ना, तो संभावना ना के बराबर होती है सेटलमेंट होने की ऑफिस में। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, होता नहीं है। फिर जब सामान ही ले लिया तूने तो फिर काय का सेटलमेंट? सोच समझ के कर केस, अगर कर रही है तो। जहाँ तूने 498 किया तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई सामान दिला दो उसको वहीं पे बुला के। जो सामान तू लेके जा रही है वहीं से तेरा मामला गड़बड़ हो गया। अब तेरा दिल में अगर ये थी जाने की तो चली जा यहीं से, सेटलमेंट कर उससे, और तुझे अलग होना है तो भी हो जा, तेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये सलाह मेरी दोनों के लिए है। तो उसके बयान हो गए, नक्शा मौका बना लिया, चार्जशीट फुलफिल कर ली, कंप्लीट हो गई चार्जशीट। तो देखो क्या होता है, फिर पुलिस आपको सूचना देगी पति को कि भाई हमने चार्जशीट कंप्लीट कर ली है, फला तारीख को आप उपस्थित हो जाओ और वकील बना लो। आपका वकील बनाना ही पड़ेगा आपको, और जमानती चाहिए आपको क्योंकि आपकी जमानत होगी वहां पे। चार्जशीट फाइल होगी, एंड टू एंड आपकी बेल एप्लीकेशन वकील पेश कर देगा, तुरंत आपकी बेल हो जाएगी। यही लो है वर्तमान में। और कुछ स्टेट में ये हो सकता है कि चार्जशीट पहले पुलिस फाइल कर देती है, फिर समन जारी होता है अपीयरेंस के लिए। तो वो आपके साथ हो सकता है, आपके स्टेट में ये नियम लगता हो। बाकी जब चार्जशीट फाइल हो गई, आपने वकील बनाना है, वकील बना के आपकी जमानत हो गई, उसके बाद आपके आरोप सुनाया जाएगा कि आपके ऊपर आरोप क्या है। ये आरोप लगाया है कि फला तारीख को फला समय पे आपने उसके साथ इस तरीके से मारपीट की, इतने रुपये की आपने मांग की, और आपने फला तारीख को उसको घर से निकाल दिया। क्या कहना है इस बारे में? तो जाहिर सी बात है गलत है, झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप डिफेंड करना चाहते हो? यस, मैं अन्वेषण चाहता हूँ, आपको ये बोलना है वहाँ पे। आपका वकील बोल देता है एज ए रूटीन में, ये तो क्या नियम है, बाकी एज ए रूटीन में वो आपसे साइन करा लेंगे आरोप पत्र पे। फिर उसकी तरफ जो आपकी पत्नी है उसकी साक्ष्य की कार्रवाई शुरू होगी, यानी उसको अपनी तरफ से एविडेंस पेश करना है अब। लेकिन आप ये सोचते होगे कि यार भाई हस्बैंड वाइफ के मामले के अंदर कितना समय लगता है। तो क्या करती है कोर्ट का नजरिया भी यही है कि यार हस्बैंड वाइफ के मामले, इनके 3-4 डिस्प्यूट तो होंगे, जाहिर सी बात है 498 के बाद डोमेस्टिक वायलेंस भी कर सकती है, 125 में मेंटेनेंस का भी कर सकती है, और एक्सपेंसेस का भी कर सकती है, पति भी कुछ केस कर सकता है। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस होंगे ना, ये इनको सेटलमेंट की तरफ ले जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो क्या है, ये जो मामला है 498 का, इस केस को ये क्या करते हैं, धीरे चलाते हैं। एज ए रूटीन में 6-6 महीने की तारीख दे देते हैं साहब। तो ये मान के चलो जब 6-6 महीने की तारीख जा रही है तो 4-5 साल तो यूं ही कट जाएंगे आपके तारीखों में। 6-6 महीने की तारीख है, आप नहीं चाहते तो एप्लीकेशन लगा देगा आपका वकील, लेकिन टाइम जो है 5 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। इस केस में होगा क्या, चार्ज लगने के बाद लड़की को गवाही के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन टाइम लेते हैं, जो मैंने तुम्हें बता दिया एग्जाम्पल। अब क्या होगा, लड़की के बयान होंगे, बाद में लड़की के माता पिता के बयान होंगे, लड़की के जो भी गवाह हैं वो उनके बयान होंगे, पुलिस ने जो जो किया वो पुलिस वाले जिनका इन्वॉल्वमेंट आ गया उन सबके बयान होंगे। सारे बयान होने के बाद अब आपकी बारी है। आपके बयान मुलजिम कराए जाते हैं कोर्ट से, भाई ये एलिगेशन लगाए थे, क्या कहना है। सबके लिए अपन को मना करना होता है, जाहिर सी बात है। आपको सर चाहिए कि आपकी तरफ से भी आप डिफेंस पेश करना चाहें तो पेश कर सकते हैं। रूटीन में जरूरत नहीं पड़ती हमें डिफेंस पेश करने की, क्योंकि हम उसे ब्रेक कर देते हैं। वो फॉल्स इतने एलिगेशन होते हैं उसमें वाइफ की तरफ से कि उसको वो साबित ही नहीं कर सकती, इतने फॉल्स लगाती है वो। तो डिफेंस पेश करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे को तो ये कहना पर्याप्त है, ऐसे मैं पति हूँ, मेरे को तो ये कहना पर्याप्त है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे झूठा फंसा है। बस पत्नी को जो उसने इतने एलिगेशन लगा दिए होते हैं वो साबित करने में बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तो भी साबित नहीं कर सकती। इसीलिए तो मैंने कहा, राजेश शर्मा के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 85% केसेस फॉल्स पाए गए। तो ये फॉल्स केस वाले साबित कैसे करेंगे उस चीज को जो हुई नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपको डिफेंस का अवसर मिलेगा। उसके बाद आप फाइनल बहस करेंगे, आपके वकील आप फाइनल बहस करेंगे। फाइनल बहस हो गई, उस तरह से प्रोसिक्यूशन का वकील होता है वो फाइनल बहस करेगा, दोनों की हो गई बहस। इसके बाद जजमेंट होगा, जजमेंट में आपको बरी कर दिया जाएगा। आमतौर पर बरी कर दिया जाता है अगर आपका अच्छा वकील है, क्रिमिनल लॉयर को ही चुनना आप। तो फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।